हमने ये जो स्ट्रक्चर बनाया है बच्चे, ये हमने बनाया आंतरिक में। आंतरिक में भी हमने अंड कोशिका को दिखा दिया, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे आंतरिक जननांग। हाँ, अब मादा पुरुष नहीं लिखा है, समझ जाना, ये पुरुष का तो है नहीं, ये मादा का ही हम पढ़ रहे हैं, है ना, आंतरिक। तो यहाँ पे मैं सबकी पोजीशन दिखा देता हूँ। पोजीशन देख लेते हैं, कहाँ पे कौन है, क्या कर रहा है, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल डिस्कशन कर लेंगे। तो सबसे पहले जरा समझना बच्चों एक एक संरचना को। जब हम इसे देखते हैं तो ये अंडाशय तो हमें पता चल ही गया, इसको भी मेंशन ही कर लें साथ ही साथ। ये हो गया हमारा अंडाशय, यहाँ पे नहीं करते हैं अंडाशय, अंडाशय को उधर कर देते हैं, है ना, ये हम यूज कर लेंगे किसी चीज में। अंडाशय की संरचना को हम इधर दिखा लेते हैं। ये हो गया अंडाशय, अंडाशय हो गया, स्नायु हो गया। इनके अलावा बाकी जब हम संरचनाओं को देखते हैं तो क्या सीन है जरा देखिए। ये जो है, इस अंडाशय के ठीक बाहर एक कर्व नलिका दिख रही है, दोनों तरफ एक कर्व नलिका दिख रही है। ये नलिका जो मैं बना रहा हूं, इसी नलिका की बात कर रहा हूं। अब तो बेस भी बना है, कहां तक आना है। ये जो नलिका है ना बेटा, ये इसी नलिका की बात कर रहे हैं। ऐसी ये जो नलिका है बच्चे, ये वाली अंडाशय तो देख लिया, इस नलिका को हम बोलते हैं डिंब वाहिनी। ये क्या है, इसको बोलते हैं हम डिंब वाहिनी, या इसी को हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। हिंदी, इसी को हम क्या बोल देते हैं, फैलोपियन नलिका। क्या है ये, फैलोपियन नलिका, फैलोपियन ट्यूब। क्लियर है, ये फैलोपियन नलिका बन गई, फैलोपियन ट्यूब बन गई। इस ट्यूब में 3 हिस्से, इस ट्यूब के अंदर कितने, 3 हिस्से, हमने पहले भी बात कर रखा है। पहले सबसे पहले वाले भाग को क्या बोला है, सबसे पहले वाले भाग को इनफंडिबुलम, या इसे कीपक बोलते हैं। ठीक आगे की तरफ, डिंब वाहिनी के ठीक आगे का हिस्सा एक चौड़ा सा कीपनुमा संरचना होती है, जिसे हम कीपक या इनफंडिबुलम बोलते हैं। इस कीपक के ठीक पीछे एक थोड़ा चौड़ा और मोटा भाग होता है, जिसे हम एम्पुला या तुम्बक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्पुला या तुम्बक बोलते हैं इसके पीछे। और सबसे लास्ट में एक संकीर्ण रास्ता होता है जो गर्भाशय की तरफ आता है, इसे हम इस्थमस बोलते हैं। ये 3 भाग किसके हो गए, ये 3 भाग किसके हो गए, डिंब वाहिनी के, ओविडक्ट के, फैलोपियन ट्यूब के। क्लियर है बच्चे। इसके आगे जब हम जैसे जाते हैं, यहां से डिंब वाहिनी जहां पे खत्म हुई, जनरली ये डिंब वाहिनी 10 से 12 सेंटीमीटर, अप्रॉक्स 12 सेंटीमीटर लंबाई की होती है। जिसमें 3 हिस्से हो गए। सबसे आगे कीपनुमा संरचना जिसे कीपक बोल रहे हैं, उसके आगे चौड़ा हिस्सा तुम्बक बोला जा रहा है, और उसके आगे सबसे आगे क्या हो गया, सबसे आगे की तरफ आ गया इस्थमस, एक संकीर्ण नलिका। देखिए यहां पे बने हुए अंड कोशिका को इसके द्वारा ही लेके जाया जाता है। तो जब अंड कोशिका यहां निकलेगी तो अंड कोशिका निकलती है उदरीय पेरिटोनियम गुहा के अंदर, तो उस गुहा से अंड कोशिका को इस पाइप के अंदर लेना पड़ता है। गुहा से पाइप के अंदर अंड कोशिका को लेने के लिए इस कीपक के ऊपर उंगली जैसी संरचनाएं दिख रही है, मैंने बना रखा है यहाँ पे भी। इन उंगली जैसी संरचनाओं को हम बोलते हैं फिम्बरी या झालरी। इन्हें क्या बोलते हैं, फिम्बरी या झालरी बोलते हैं। देखना बच्चे, ये जो संरचना है इसे हम बोलते हैं फिम्बरी
या झालरी। ये फिम्बरी या झालरी ऐसे उंगली घुमा घुमा के आपका ध्यान किधर है, डिम्ब वाहिनी इधर है, आपका ध्यान किधर है, डिम्ब वाहिनी इधर है, ये बोल के वो अंड कोशिका जो वहां पे निकली है उसको इस पाइप के अंदर ले लेती है। और इस पाइप के अंदर अंड कोशिका एक बार आके इस तरीके से मूव करके आगे जाने लगती है। क्यों जाने लगती है? क्योंकि फैलोपियन ट्यूब के अंदर, अगर आप लोगों ने 11th क्लास में एनिमल टिश्यू अच्छे से पढ़ा है तो आपको याद है फैलोपियन ट्यूब के अंदर सिलिएटेड एपिथेलियम पाई जाती है। सिलिएटेड एपिथेलियम मतलब यहाँ पे कशाभिका पाई जाती है ना, कशाभिका पाई जाती है। वो कशाभिका की वजह से ये आगे की तरफ होगा। कशाभिका या पश्चिमाभिका, सीलिया फ्लैजिला, सिलिएटेड बेटा, सीलिया वाला है ना, सिलिएटेड सेल की लेयर होती है जो इसको धक्का मार के इधर लेके आती है। आपको एक बात और बता देते हैं, यहीं पे करते करते, यहीं पे चलते चलते एक बात और बता देते हैं, अच्छा रहेगा कि ये जो भाग है एम्पुला, इस एम्पुला के अंदर निषेचन होता है। जो अंड कोशिका के निषेचन की प्रक्रिया है वो कहाँ होती है? इस एम्पुला के अंदर। सोचिए, अंड कोशिका निकली यहाँ पे, यस और नो। ये शुरुआत वाला भाग इसका ये हो गया आपका कीपक, ये हो गया तुम्बक और तीसरा हिस्सा, और वो निकल के यहाँ से फर्टिलाइजेशन इसका यहाँ होगा कहीं यहाँ पे। तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? इसको लेके जाना पड़ेगा ना, फर्टिलाइजेशन वहां होना तो इसको लेके जाना पड़ेगा, और लेके जाने के लिए सहायक नलिका चाहिए ना, वही है ये सहायक नलिका। समझ में आया बच्चे? इसके ठीक आगे क्या आ जाता है? इसके ठीक आगे आ जाता है गर्भाशय। क्या आ जाता है बच्चे? गर्भाशय। जब हम गर्भाशय को देखते हैं तो गर्भाशय सबसे बाहर के तरफ एक मोटी व्हाइट फाइब्रस टिश्यूज का बना हुआ है। फाइब्रस टिश्यूज का बना हुआ है। क्लियर बच्चे? और बीच में, इनके बीच में फाइब्रस टिश्यू के ठीक आगे एक मोटी मस्कुलर लेयर होती है। क्या होती है? मोटी मांसल परत पाई जाती है। कौन सा कलर जो दिखे? ये क्या है? मांसल परत है। ये क्या है? एक मोटी मांसल परत। सबसे बाहर क्या था? सबसे बाहर क्या था? सबसे बाहर है बाह्य परत। बीच में जो मांसल हिस्सा है, ये दिख नहीं रहा होगा ना आप लोगों को, विजिबिलिटी पता नहीं कितनी आ रही है, कोई बात नहीं, चलो ले लेते हैं, नाम इससे लिख लेंगे। सबसे अंदर वाला जो है वो भी दिख रहा है। अब बाह्य परत लिख दिए, इससे लिख देता हूँ, ये थोड़ा दिखेगा। ये क्या है? मध्य परत हो गई। और सबसे अंदर के तरफ है आंतरिक परत। सबसे अंदर की तरफ क्या है? आंतरिक परत है। ये 3 परतों की कवरिंग पाई जाती है इस संरचना की जो बीच में है। इस संरचना को हम कहते हैं गर्भाशय। ये पूरा हिस्सा जो बड़ा सा, जो उल्टे नाशपाती की जैसा दिख रहा है, ये क्या है? ये है गर्भाशय। ये 3 परत, जिसमें गर्भाशय की जो सबसे बाहर की परत होती है, जो सबसे बाहर की परत होती है गर्भाशय की, ये बाहर की परत बनी है फाइब्रस संयोजी ऊतक की। फाइब्रस संयोजी ऊतक की बाह्य परत होती है जिसे हम पेरीमेट्रियम बोलते हैं। मध्य परत होती है मस्कुलर संयोजी ऊतक।
मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, और सबसे अंदर वाली हाईली वैस्कुलर, यहाँ पे पूरी ब्लड वेसल्स पाई जाती है। यहाँ पे क्या है, ब्लड वेसल्स का पूरा सर्कुलेशन है, यहाँ पे ब्लड 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 ब्लड, इसलिए मैंने रेड बना रखा है। ये ज़्यादा वैस्कुलर होने की वजह से, ज़्यादा ब्लड सप्लाई होने की वजह से इसे आप क्या बोलते हैं, इसे आप बोलते हैं एंडोमेट्रियम। आंतरिक परत को इसे हम बोल देते हैं एंडोमेट्रियम। रक्त संयोजी, यहाँ पे क्या पाया जाता है, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, हाईली वैस्कुलर होता है। ये हाईली मस्कुलर है, मांस है यहाँ पे ब्लड है, और ये फाइब्रस वजह से बहुत कठोर है, जो इसकी क्या कर रहा है, ओवरऑल कवरिंग बना रहा है। क्लियर बच्चे? और ये तीनों संरचनाएं मिलकर क्या बना रहे हैं, ये तीनों संरचनाएं एक साथ मिलकर क्या बना रहे हैं, ये तीनों संरचनाएं एक साथ मिलकर बना रहे हैं गर्भाशय। किसे बना रहे हैं, ये गर्भाशय को बना रहे हैं। इस संरचना के बाद है ये तीनों परत मिलके जो संरचना बना रहे हैं वो क्या है, वो है गर्भाशय। क्लियर है बच्चे? गर्भाशय के बाद गर्भाशय की एक पतली सी ये हिस्सा है नली के जैसे, जिसे हम गर्भाशय ग्रीवा बोलते हैं या सर्विक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, गर्भाशय ग्रीवा। ऐसा लगता है कि इस गर्भाशय का क्या है, ये गर्दन है, जिसे आप बोलते हैं सर्विक्स। इसके आगे एक मोटा सा बड़ा, इसके आगे क्या है, एक जगह है बड़ी सी, यहाँ पे दीवार काफी मोटी है और खुरदुरी है, इसे हम बोलते हैं योनि। क्लियर बच्चे? जो योनि एक योनि छिद्र के द्वारा बाहर के तरफ खुलती है। ये योनि क्या करती है, कि योनि छिद्र के द्वारा महिला शरीर के, मादा शरीर के बाहर की तरफ खुलती है। जब नर वीर्य सेचन करता है तो वो इसी छिद्र के अंदर अपनी जननेंद्रिय को डाल के इस जगह पर ही वीर्य का श्रावण करते हैं। ये जगह दिख रही है आपको, इस जगह पे ही क्या करते हैं, यहाँ पे ये वीर्य छोड़ा जाता है, जहां से ये वीर्य इस ग्रीवा नलिका से होते हुए इसके अंदर आएगा, और यहाँ से इधर से ही आएगा, और ये वीर्य के अंदर उपस्थित शुक्राणु घूमते घूमते यहाँ आएंगे, इधर आकर वो इस जगह पर निषेचन कर लेंगे। समझ में आया? तो यहाँ से इनको जाना है, यहाँ से इनको आना है। क्लियर बच्चे? एक यहाँ से जाएगा, दूसरा वहां से आएगा, तब जाके यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका निषेचन हो पाता है। तो ये थी मादा की आंतरिक संरचना। क्लियर बच्चे? स्पष्ट है? ये क्या था, मादा का आंतरिक संरचना था। तो आज के लिए इतना ही बच्चे, मिलते हैं अगले लेक्चर में, फिर करेंगे आगे की बात। टिल देन, गॉड ब्लेस, टेक केयर, हैव